प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी की चर्चा करने से पहले कुछ आवश्यक टर्म्स हैं जिनकी जानकारी अति आवश्यक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल्स। दैनिक जीवन में हमने प्रायः देखा है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। एक निश्चित पैटर्न होता है उनका। हम किसी भी चीज़ को ले लें, जैसे आप सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियों को ले लें, मधुमक्खी के छत्ते को ले लें, एक मक्के के भुट्टे के दाने का हम देखें, तो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। अब हम उसी के अनुसार कह सकते हैं कि एक जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, एक अरेंजमेंट है, एक निश्चित पैटर्न का जो किसी एक नियम के द्वारा बनता है। जैसे हम कहें सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस जो होगा, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 9, ये एक सीक्वेंस है, ये एक अनुक्रम है जो किसी एक पैटर्न की सहायता से बनाया गया है। हम बात करें सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर की बात करें, 2, 4, 6, 8। तो ये सभी जितने भी सीक्वेंस है, जितने भी अनुक्रम है, वो किसी न किसी पैटर्न के, किसी न किसी अरेंजमेंट के द्वारा, किसी रूल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो इसके सीक्वेंस के मेंबर्स हैं उनको हम टर्म कहते हैं। जैसे ये 2, 3, 7, 5, ये सब क्या है? ये टर्म है। ईच मेंबर ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, जनरली डिनोटेड बाई A1, A2, A3 एंड सो ऑन, देन T1, T2, T3। या तो हम इनको A1, A2, A3 से प्रदर्शित करते हैं या T1, T2, T3 से प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी अनुक्रम हैं, सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस के पदों को, जो इसके मेंबर्स हैं, उनको हम A1, A2, A3 या T1, T2, T3, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 या नंबर 1, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्रेशन, श्रेणी, जिसको सीरीज कहते हैं। तो जो अनुक्रम मुझे प्राप्त हुआ है, अनुक्रम की बात अगर करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल है कि एक पिता अपने पुत्र को प्रति माह 50 रुपये देता है। 5 महीने बाद उस पुत्र के पास कितने रुपए होंगे? तो यदि पहले महीने में वो 50 रुपये देता है तो दूसरे में उसके पास 100 हो जाएंगे, तीसरे महीने में उसके पास 150 रुपये हो जाएंगे, फिर इसके पास 200 रुपये हो जाएंगे, इसके पास 250 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से 50 रुपये का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, प्रत्येक में कांस्टेंट जो है डिफरेंस है। तो प्रोग्रेशन में द सीक्वेंस दैट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। एक निश्चित पैटर्न का पालन जब करे, कोई निश्चित, यहाँ कोई निश्चित नहीं था, यहाँ तो ये सीक्वेंस है, अनुक्रम है, कोई भी वो किसी रूल्स के द्वारा बंधे हुए हैं, कोई पैटर्न है, लेकिन यहाँ एक निश्चित पैटर्न होगा, एक निश्चित रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे इसमें फॉलो किया जा रहा है कि निश्चित डिफरेंस है बिटवीन टू टर्म्स में, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जितनी भी प्रोग्रेशन, जितनी भी श्रेणियां हैं, वो सभी सीक्वेंस तो हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस श्रेणियां नहीं हो सकती। सीक्वेंस में हम ये भी कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1, 4, 9, 14, 25, ये सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है। ये किस नियम से संबंध है, इसकी अलग एक प्रोग्रेशन होगी। तो ये प्रोग्रेशन जो है, जो श्रेणी जिसको हम कहते हैं, ये श्रेणी किसी नियमबद्ध
सीक्वेंस, कोई नियमबद्ध अनुक्रम है जो किसी नियम का फॉलो करता है, तो जितनी भी श्रेणियां हैं वो अनुक्रम हो सकती हैं, सीक्वेंस हो जाएंगी, लेकिन सभी सीक्वेंस श्रेणियां नहीं होंगी। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। अगर हम इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख दें तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। इस सीक्वेंस को डॉट डॉट कर दें और जिसका कोई अंत न हो, तो ऐसी श्रेणी, ऐसी प्रोग्रेशन जो होगी वो कहलाएगी इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। लेकिन यही यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn-1 प्लस Tn में हो तो ये फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ये अपरिमित श्रेणी हो जाएगी, अपरिमित, और ये हो जाएगी परिमित। तो ऐसी जो सीरीज होती हैं परिमित और अपरिमित प्रोग्रेशन कहलाती, सीरीज कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो अनुक्रम और श्रेणी की बात हो गई, प्रोग्रेशन की बात हो गई, जिसमें प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट हो गया और फाइनाइट हो गया। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो मेरा मेन टॉपिक है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो दो उत्तरोत्तर क्रमानुसार जो दो टर्म दिए गए हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस इक्वल हो, कांस्टेंट हो। अगर ऐसा है कि दो पदों के बीच में डिफरेंस इक्वल है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। एक बात पुनः हम देखें, ऐसा अनुक्रम जिसके दो निश्चित पदों के बीच की का कांस्टेंट टर्म्स इक्वल है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है। एक निश्चित संख्या की बात हो रही है, और जो एक निश्चित संख्या ये मैंने मानी है, जो निश्चित संख्या यानी कांस्टेंट जो माना है मैंने, उस कांस्टेंट को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी, डिफरेंस से डी लिया गया है। कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर, सार्व अंतर, ये डी कहलाता है। और जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसको यूजुअली हम डिनोट ए से करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये पहला पद होता है, उसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका ये कॉमन डिफरेंस है डी, ये कांस्टेंट है, और जो डी की वैल्यू होती है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये इक्वल वहाँ पर भी होगा A3 माइनस A2, ये इक्वल टू होगा A4 माइनस A3, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म्स। ये है आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जो भी आपकी सीरीज दी गई है, मान लीजिए सपोज दैट हमने ये लिखी सीरीज 2, इसके बाद हमने 5, 8, 11, 14, एक ये सीरीज ली मैंने, तो ये a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, a इज इक्वल टू 2 होगा, एंड d इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 2 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या हम ये इक्वल इसके भी होगा, 8 माइनस 5 के भी इक्वल होगा, 8 माइनस 5, ये 11 माइनस 8 के भी इक्वल होगा, ये 14 माइनस 11 के भी इक्वल होगा। अगर आप इसका देखें डिफरेंस, तो यहाँ भी देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 आ रहा है, और आगे भी 3 आ रहा है। यानी कि जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस सदैव, जो कांस्टेंट टर्म है, सदैव इक्वल रहेगा। ऐसी जब श्रेणी आती है तो वो होती है समांतर श्रेणी।
और जो ये कॉमन डिफरेंस डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी के टर्म्स हो गए। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म की देखिए, सबसे पहले मैंने माना कि ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन टर्म्स, कॉमन डिफरेंस सॉरी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका सीरीज का? फर्स्ट टर्म तो ए होगा जिसको हम T1 कहेंगे या A1 कहेंगे, इज इक्वल टू होगा स्मॉल ए। अगर हम सेकेंड टर्म निकालें इसका, ये T2 होगा, यहाँ हम इसको A2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, देन A प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा T3, इसको हम डिनोट करेंगे या A3 भी कह सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा A प्लस डी में हम फिर पुनः डी जोड़ दें, प्लस डी कर दें, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म्स अगर हम ले लें तो T4 इसको डिनोट करेंगे या A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D था, इसमें फिर हम D जोड़ दें तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो इस प्रकार से हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी निकल आएगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। इस प्रकार से ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब अगर इसी श्रेणी की हम nth टर्म की बात करें, nth टर्म की, जब nth टर्म की बात करेंगे हम एपी का, तो हमने कंसीडर अभी किया है कि एपी में जो मैंने सीरीज मानी है, जो जनरल टर्म्स माने A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये माने, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म की बात आएगी तो वो A होगा, सेकंड टर्म की बात आएगी तो A प्लस डी होगा, थर्ड टर्म की बात आएगी तो हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D। इसको और थोड़ा एक्सप्रेशन इसका करें और हम इसको खोलें देखें, हम इसको A प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और A प्लस 0 को लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि पहले पद में से एक घटा दिया। ये है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसमें से एक घटा दिया, डी आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड टर्म था तो सेकेंड टर्म का सेकेंड 2 लिख दिया, माइनस 1 इंटू डी, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर वही किया कि थर्ड टर्म में से 1 घटाया, इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये भी इसी प्रकार से आ गया। अब इसी को आधार लेते हुए अगर हम देखें तो nth टर्म क्या होगा, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ A प्लस, हमने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 था, यहाँ n है तो हम यहाँ n लिखें, n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म ऑफ द सीरीज। जो आपकी सीरीज दी गई, जो समांतर श्रेणी आपकी बन रही है, उस समांतर श्रेणी का Tnवां पद होगा। जैसे हमने कहा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड Tn माइनस 1 प्लस Tn, तो ये वाला पद जो होगा Tnवां पद एक निश्चित टर्म्स होगा, इसको हम Tnवां पद कहते हैं, और इस Tnवें पद को हम कह सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज यानी कि अंतिम पद होगा उस श्रेणी का। जितने पद आपको निकालने होंगे, nth टर्म निकालने हैं, अब n की जगह पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी आपको टर्म्स निकालना होगा उस टर्म के आधार पर Tn निकलेगा, और वो जो पद होगा Tnवां पद वो आखिरी पद होगा, अंतिम पद होगा, जिसको हम यल से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को तो यल से डिनोट करते हैं, तो यल इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक फार्मूला है कि जहां पर L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे
इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 5.1 में क्या दिया गया है, देखिए ये 5.1 एक्सरसाइज दी गई है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब देखें जरा इसको हम कि ये एपी है कि नहीं है। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है 15 रुपये। इसके बाद कहा गया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपये हो गया। इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्लस 8 रुपये, तो ये 2 किलोमीटर के लिए हो गया। 3 किलोमीटर के लिए अगर निकालेंगे तो 15 प्लस 8 ये 23 हो जाएगा। 23 में फिर प्लस 8 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। 4th किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 इक्वल टू 39। अच्छा, इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब जरा इसको गौर करें, 23 माइनस 15 अगर ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर देखें 31 माइनस 23 तो ये भी 8 आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम देख लें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज नंबर 5.1। इस 5.1 की एक्सरसाइज में अब हम चर्चा करेंगे इसमें दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रत्येक पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10। आपको इसमें इस एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 10 प्लस 10, ये ए है, ये ए प्लस डी होगा, हम लिख भी सकते हैं ए प्लस डी। ये आ जाएगा आपका 20। थर्ड टर्म जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी कि ए प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो इसके 4 पद जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, ये आपके 4 पद होंगे। इसी प्रकार से इसमें और दिए गए हैं, ए की वैल्यू 2 है, अगला डी की वैल्यू 0 है, तो इसमें उसके आधार पर लगाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम इसमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। एपी के लिए प्रथम पद, इसलिए इसका प्रथम पद क्या होगा, इस श्रेणी में जो एपी दी गई है इस श्रेणी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज जो लिखा जाएगा वो 1 हो गया। इसके बाद इसमें पूछा गया सार्व अंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं।
सार्व अंतर d is equal to T2 minus T1. So this is equal to 5/3 minus 1/3 is equal to LCM आएगा 3, 5 minus 1. So this is equal to 4/3. तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे a is equal to 1/3, d is equal to 4/3. ये आपका आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कई पार्ट दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, और यदि एपी हैं तो इनका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। जैसे हम फर्स्ट टर्म इसका ले लें, फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8, 16 ... क्या ये एपी है? एपी के लिए आवश्यक क्या है? यदि यह श्रेणी एपी में है तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। इस तरीके से होना चाहिए। अब जरा गौर करें, T2 कितना है? 4 माइनस 2, ये है 8 माइनस 2, 4, 16 माइनस 8 ... ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो ये इक्वल नहीं है, चूंकि D का मान कांस्टेंट टर्म में बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम कोई नेक्स्ट इसका ले लें। जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट ले लिया, 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें हम अगर D निकालें, 5/2 माइनस 2, LCM आएगा 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। ये आया। यही D इज इक्वल टू हम T3 माइनस T2 से निकालें, 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 6 माइनस 5 आएगा, इज इक्वल टू 1/2। T4 माइनस T3 निकालें, 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू LCM 2 आएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 1/2। इसलिए यह श्रेणी AP में है। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि D बराबर है सबका। अब इसमें दिया गया इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो जो मेरा पद दिया गया है 7/2, फोर्थ दिया गया है, T4 इज इक्वल टू 7/2 है, तो T5 क्या होगा? 7/2 में प्लस D कर दें हम 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 इज इक्वल टू 4। T6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1/2, तो हो जाएगा ये 9/2। T7 इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो आपके 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? इसलिए 3 पद 4, 9/2, 5 इस तरीके से होंगे और आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी
5.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई, जिसको आप करेंगे। दैट्स ऑल।